नमस्कार, टुनाइट से दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। मोदी की मौजूदा सरकार के हिस्से में अब 361 दिन बचे हैं। इन बचे हुए दिनों में ही सत्ता के सारे दांवपेच आजमाए जाने हैं। इनका सिलसिला दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। इंडिया न्यूज अपने वादे के मुताबिक आपको राजनीति की हर वो खबर दिखाएगा जिसका सीधा कनेक्शन 2019 के चुनाव से है। राजनीति चूंकि सीधे जनता से जुड़ी है, इसलिए आज की शुरुआत आपसे जुड़ी उस खबर से जिसे विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। आज कीमत की सबसे छोटी इकाई यानी 1 पैसे के बहाने देश के साथ सबसे बड़ा मजाक किया गया। पेट्रोल डीजल में आज 1 पैसे की कटौती की गई, जो महंगाई की मार झेल रहे लोगों के साथ मजाक से कम नहीं था। पिछले 16 दिनों से हर रोज जब लोग जगते थे तो उन्हें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए मिलते थे और झटका लगता था। आज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जब पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए तो कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम में 60 पैसे की कटौती की गई है। लोगों को थोड़ी राहत मिली कि चलो सरकार ने कुछ तो किया, लेकिन 60 पैसे की कटौती सच नहीं थी बल्कि एक छलावा था जो देशवासियों के साथ खेला गया। कहा गया कि अधिकारी से आंकड़ी जारी करने में गलती हुई है और कटौती सिर्फ 1 पैसे की हुई है। सुबह करीब 11 बजे आईओसीएल ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि पेट्रोल और डीजल के रेट पोस्ट करते हुए एक तकनीकी गलती हो गई है जिसे अब सही कर दिया गया है। आज तेल की कीमत में कोई खास बदलाव नहीं है। उधर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सामने आ गए और कहा कि एक अधिकारी की गलती की वजह से आंकड़ों को लेकर गफलत हो गई, लेकिन साथ ही प्रधान ने ये भी कहा कि पहले भी 1 पैसे दाम घटे बढ़े हैं। देखिए, ये पहली बार जो 1 पैसे वाला विषय आई है कि जब से हम लोगों ने डेली प्राइस मैकेनिज्म बिल्डअप किए हैं, ये विषय कभी 1 पैसा, कभी 2 पैसा, कभी 12 पैसा, कभी 4 पैसा, कभी 27 पैसा ऊपर भी गया है, नीचे भी गया है। गलती से आज कोई हमारी एक अधिकारी की गलती के कारण ये कभी एक अलग प्राइस आई थी, वो एक गलती है, उस गलती को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ कि 1 पैसा घटा है या 1 पैसा बढ़ा है। ये पिछले दिनों में पब्लिक डोमेन में सारे तथ्य है, आप उसको कोई भी उठा के देख सकता है। इसलिए उस विषय को कोई इतना सेंसेशनलिज्म नहीं करनी चाहिए। पेट्रोलियम मंत्री तो कह गए कि 1 पैसे की कमी बेसी तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 पैसे की कटौती से लोग किस तरह भड़के हुए हैं, जरा वो भी मंत्री जी सुन लें। सरकार जीरो है, सब चीज जीरो है। एहसान मारा उन्होंने एक आम जनता को, और कुछ नहीं किया। बहुत बड़ा मजाक कर रही है सरकार हमारे साथ, और नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए कि 1 ही साल बचा है इलेक्शन में, तो उन्हें क्या करना है। कोई फायदा भी नहीं है, क्यों कर रहे हैं? 1 पैसा भी मत करो, ऑब्वियसली 100 के पार कर दो, वैसे भी 80 पे जा रहा है। अब 1 पैसा कम करके क्या होगा? 1 पैसा ऐसा लग रहा है, 1 पैसे में क्या किसी को क्या बचता होगा? मेरे हिसाब से तो मजाक ही कर रहा है ये। कुछ नहीं, ये मजाक है। क्या 1 पैसे का क्या महत्व होता है? कुछ भी नहीं होता है। हमने 500 का तेल डलवाया, उसमें 1 पैसे का क्या रोल होता है? कुछ भी नहीं होता है। ये सारा उसके पास गरीब आदमियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये मिनिस्टर लोग फ्री के तेल में घूमते, पुलिस जितने भी सरकारी नौकर सब फ्री के तेल में घूमते, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। जो आम आदमी के जेब से जा रहा है वो तो आम आदमी को ही पता है ना। उधर 1 पैसे की कटौती पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने लिखा, प्रिय प्रधानमंत्री जी, आपने आज पेट्रोल और डीजल के दाम में 1 पैसे की कमी की। सिर्फ 1 पैसा अगर ये मजाक है तो ये बेहद बचकाना है। मैंने आपको पिछले हफ्ते दाम कम करने का जो चैलेंज दिया था उसका उचित जवाब नहीं हुआ। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया और लिखा, मोदी जी, पेट्रोल डीजल से 4 साल में 10 करोड़ की लूट, मत मजाक उड़ाइए देकर 1 पैसे की छूट। पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने की चुनौती पर मौन मोदी कब बोलेंगे मोदी। उधर कांग्रेस की एक और प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 पैसे की बहुत बड़ी गिरावट आई है। कीमतों में आई इस कमी से उम्मीद है कि हम सारी बचत कर लेंगे। मैंने शॉपिंग लिस्ट भी तैयार कर ली है कि 1 पैसे से क्या क्या खरीद सकते हैं। उम्मीद है बीजेपी प्रशंसक मेरी मदद करेंगे। कि 1 पैसा अगर कीमत घटी है तो क्या लोगों को भंगड़ा डालना चाहिए? ये सरकार इतनी बेशर्म है, इतनी असंवेदनशील है कि कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर रहा है और ये आम लोगों के ऊपर भार पर भार डाली जा रहे हैं। मनमोहन सरकार के दौरान जो है 105% की वृद्धि हुई और मोदी जी की सरकार
ये जून 2014 से लीजिए अभी तक जो वृद्धि हुई है वो सिर्फ 7% की हुई है। एक पैसे के मजाक के बीच केरल से राहत भरी खबर आई। केरल सरकार ने अपने राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम में 1 रुपए की कटौती की है। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने वाला केरल पहला राज्य है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने कटौती का ऐलान किया जो 1 जून से लागू होगी। केरल सरकार के इस फैसले का पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वागत किया, लेकिन सवाल ये है कि जब केरल सरकार दाम घटा सकती है तो फिर बीजेपी शासित राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जब पिछले दिनों में अक्टूबर में हम लोगों ने अपील किया था तब तो केरल की वित्त मंत्री जी ने बड़ा नकारात्मक बयान दिया था। आज उन्होंने जिम्मेदारी लिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन सारे राज्यों को, ये कोई बीजेपी शासित और विपक्ष शासित राज्य नहीं है। केरला ने अच्छा किया है, घटाया तो अच्छा किया है, बाकी राज्यों को भी घटाना चाहिए। लेकिन सारे राज्यों की अपनी अपनी खर्चा, अपनी अपनी प्रायोरिटी, अपने अपनी वेलफेयर की अपनी अपनी जिम्मेवारी है। पेट्रोल डीजल की कीमत पर महाराष्ट्र में जमकर सियासत छिड़ी है। बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना ने पोस्टर के जरिए जबरदस्त तंज कसा है, तो वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पेट्रोल पर अपनी जेब से 4 रुपए की राहत देने की बात कही है। एमएनएस मुंबई के हर विधानसभा क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर 14 जून को बाइक सवारों को 4 रुपए सस्ते में पेट्रोल दिलवाएगी। 14 जून को एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे का जन्मदिन है, इसलिए पार्टी ये तोहफा देने वाली है। उधर शिवसेना के स्टूडेंट विंग ने मुंबई में पेट्रोल पंपों पर पोस्टर लगाए जिसमें लिखा कि ये पेट्रोल पंप नहीं बल्कि नरेंद्र देवेंद्र वसूली केंद्र है। इस पोस्टर के जरिए पीएम मोदी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा गया है। बीजेपी और शिवसेना को देखकर अब समझ में नहीं आता कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। मुंबई नगर निगम से लेकर केंद्र सरकार तक में शिवसेना सत्ता में साझेदार है, फिर भी बीजेपी के साथ शिवसेना दुश्मनी निभाने का कोई मौका नहीं चूक रही। पालघर, गोंदिया, भंडारा और कैराना लोकसभा उपचुनाव में ईवीएम खराब हुए थे। इस मुद्दे पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला गया। शिवसेना ने चुनाव आयोग को सत्ताधारी दल का चाटुकार बताया। शिवसेना ने यह भी सवाल उठाया कि पहले सरकारी कंपनी बेल से ईवीएम मंगाई जाती थी, फिर इस बार के चुनाव में सूरत की निजी कंपनी से ईवीएम मंगाने का क्या मतलब है। पालघर में लगभग 50 या 60 हजार लोग मतदान केंद्र से वापस चले गए निराश होकर। 3-3 घंटे तक ईवीएम बंद पड़ा रहा। ये पूरा जो है ये घोटाला है। पूरे देश में इसी प्रकार से अगर दबाव में चुनाव यंत्रणा काम करेगी तो ये तो एजेंट है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, पैसों का खेल चल रहा है। शिवसेना के पार्टी प्रमुख इन्होंने कल ही बहुत एक फोर्सफुली उन्होंने अपना ये बयान दिया कि ये ईवीएम मशीन जो है इस पे भरोसा नहीं कर सकते। कई जगह तो जो उम्मीदवार है उसका भी वोट खुद का रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियां ईवीएम के बारे में शिकायत कर रहे हैं। ईवीएम की गड़बड़ी को शिवसेना ने बीजेपी का बड़ा गेम प्लान भी करार दिया है। शिवसेना को लग रहा है कि चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके बीजेपी उम्र भर सत्ता में रहने की तैयारी में जुटी है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि रूस में पुतिन और चीन में शी जिनपिंग ने उम्र भर सत्ता में रहने की व्यवस्था बना ली है। हिंदुस्तान में भी ऐसी तैयारी हो रही है जो संभव नहीं होगी। शिवसेना लोकतंत्र को कहती है और इलेक्शन कमीशन को भी कहती है। लोकतंत्र को कहना ये देश के 130 करोड़ देशवासियों का अपमान है। इलेक्शन कमिश्नर उनके ऊपर तुरंत से तुरंत कड़ी कार्रवाई करे और उन्हें इस देश के लोकतंत्र को जो कहता है उन्हें अपनी जगह दिखाए। सेना की जो संस्कृति है उसकी तरह से वो बात करेंगे। उनका गुस्सा अपनी जो संस्कृति है उससे वो बात करेंगे। हम उस लेवल पे बात नहीं कर सकते। शिवसेना ने जिन उपचुनावों को आधार बनाकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हल्ला बोला है उनके नतीजे कल आएंगे। यूपी की कैराना लोकसभा उपचुनाव में आज 73 बूथों पर फिर से मतदान कराया गया। इन बूथों पर 61% मतदान हुआ। भंडारा, गोंदिया के 49 बूथों पर भी आज वोटिंग हुई। शिवसेना ने पालघर लोकसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, जबकि पालूस कादेगांव विधानसभा सीट पर शिवसेना ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। उपचुनाव के नतीजों से सत्ता के समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन नतीजों का असर 2019 के चुनाव पर पड़ना तय है।
2019 में मोदी सरकार के लिए विपक्षी दलों से ज्यादा परेशानी अपने ही नए पुराने दोस्तों से है। शिवसेना साथ रहकर हमलावर है तो 2 महीने पहले तक मोदी सरकार में रही चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने भी मोदी पर हमले तेज कर दिए हैं। टीडीपी की सालाना बैठक में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। नायडू ने कहा कि राज्य के प्रति मोदी सरकार का रवैया तानाशाही भरा है। उन्होंने 2019 के चुनाव में रीजनल पार्टियों की एकजुटता को जरूरी बताया। चंद्रबाबू नायडू इन दिनों थर्ड फ्रंट की कवायद में जुटे हैं। इस सिलसिले में उनकी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी हो चुकी है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2019 की जंग को ध्यान में रखते हुए अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने और समाजवादियों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में वो समाजवादी नेता मामा बालेश्वर दयाल की कर्मभूमि बांसवाड़ा पहुंचे। नीतीश ने यहां बिहार मॉडल का जिक्र किया और एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। नीतीश की कोशिश का मकसद साफ है कि वो बीजेपी और कांग्रेस से इतर खुद को मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश में है। इसी को देखते हुए जेडीयू ने राजस्थान में 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो हमारी विरासत है और जिस तरह से हमारा आधार पहले देश के अलग अलग राज्यों में जनता पार्टी और जनता दल के दौरान रहा है, वहां उस बिछड़े हुए उन साथियों को एक जगह जमा करना और पार्टी का राष्ट्रीय फलक पर एक मजबूत उनकी दस्तक हम दे सकें, इसकी कोशिशें निरंतर जारी है। अभी कर्नाटका में चुनाव हुआ, उससे पहले दिल्ली में भी चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्वांचलों के इलाकों में भी उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन स्थिति क्या हुई? हर जगह जमानत जब्त हुआ। होना यही है, राजस्थान में भी उनका जमानत जब्त होना है। पुराने समाजवादियों को साधने और जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय विस्तार देने के मकसद से नीतीश कुमार इन दिनों दूसरे राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। अब उनकी ये कवायद कितना रंग लाएगी और इसका भाजपा पर कितना असर पड़ेगा, ये निश्चित रूप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बैठे बिठाए नीतीश कुमार ने राजद जैसी विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा मुद्दा जरूर दे दिया है। देश में जब मोदी के दोस्त और दुश्मन 2019 के चुनाव के लिए दांवपेच में जुटे हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में पतंगों के साथ पेंच चढ़ा रहे हैं। अपने विदेश दौरे में मोदी ने आज और क्या किया, एक नजर इस पर भी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ रह रहे भारतीयों के दिल में भारत बसता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, स्वास्थ्य, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 15 करार हुए। जकार्ता में पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो ने पतंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान मोदी ने पतंगबाजी का भी लुत्फ उठाया। पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ इस्तेकलाल मस्जिद भी गए और वहां का मुआयना किया। जकार्ता में मर्डेका पैलेस में मेजबान राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का स्वागत किया और उनके स्वागत के लिए तिरंगा लेकर कई बच्चे भी खड़े थे। दो 2019 और उससे पहले एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में सभी दलों का बहुत कुछ दांव पर है। प्रणब मुखर्जी को संघ के नेतृत्व से कांग्रेस क्यों परेशान है? चिदम्बरम को जेल लाने का डर क्यों लग रहा है? एमपी में किसानों पर कौन कैसे कैसे डोरे डाल रहा है? दिल्ली में केजरीवाल सरकार का वाईफाई प्लान क्या है? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले राजनीति की कुछ और हलचल। 10 जून को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का जायजा लेने पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रायपुर पहुंचे। विजयवर्गीय ने बीजेपी नेताओं से तैयारियों को लेकर बात की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एनएसए की तर्ज पर राज्य सुरक्षा सलाहकार का पद बनाया है। बंगाल के एसएसए डीजीपी सुरजीत कर पुरखायस्त होंगे, जो कल रिटायर हो रहे हैं। आरएसएस से जुड़े संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने 4 जून को मुंबई में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। इफ्तार पार्टी सरकारी गेस्ट हाउस सह्याद्री में होगी।
केरल से राज्यसभा की खाली हो रही 3 सीटों पर 21 जून को चुनाव होंगे। पीजे कुरियन, जॉय एब्राहम और सीपी नारायणन का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है और उससे पहले ये चुनाव होंगे। और अब बात पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, जिन्होंने कांग्रेस को नर्वस कर दिया है। प्रणब बाबू ने 7 जून को नागपुर में आरएसएस मुख्यालय जाने का न्योता क्या स्वीकारा, कांग्रेस में खलबली मच गई। कांग्रेस को न तो उगलते बन रहा है और न ही निगलते। जो कांग्रेस आरएसएस का खुलकर विरोध कर रही है, उस आरएसएस के कार्यक्रम में धुर कांग्रेसी प्रणब मुखर्जी का जाना पार्टी को असहज कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीके जाफर शरीफ ने तो प्रणब को पत्र लिखकर आरएसएस मुख्यालय जाने का फैसला वापस लेने की अपील की है। जाफर शरीफ ने यहां तक कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और देश हित में प्रणब को संघ के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इशारों में ही प्रणब मुखर्जी के नागपुर जाने का विरोध किया है। संदीप ने कहा है कि जिस कांग्रेस सरकार ने 2 बार आरएसएस पर बैन लगाया, उस सरकार का प्रणब मुखर्जी हिस्सा रह चुके हैं। दोनों बार इन्होंने उस सरकार के साथ खड़े रहे जिसने आरएसएस को बैन किया। तो आज क्या पलटा? या तो ये है कि प्रणब दादा उनको जाके सही में उनका चेहरा उनके सामने, उनका तस्वीर उनके सामने बताएंगे कि देखो तुम आरएसएस, तुम्हारी औकात क्या है, तुम किस तरह की संस्था हो और ये चीजें तुम्हारे बारे में है। और हो सकता है आरएसएस को लगता हो कि नहीं, आखिर कर जो सच्ची में प्रणब बाबू हमारे बारे में सोचते हैं, हम भी आज उसी नजरिए पर आगे। मुझे तो ये लगता है कि सद्बुद्धि आई है आरएसएस को। उधर यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी के कैबिनेट सहयोगी रहे पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रणब बाबू को नागपुर में आरएसएस की विचारधारा की गड़बड़ियों के बारे में बोलना चाहिए। Well, now that he has accepted the invitation, there's no point debating why he accepted it. Which means you would not have. No. The more important thing to say is, sir, you have accepted the invitation. Please go there and tell them what is wrong with their ideology. तो उधर बीजेपी आरएसएस का कहना है कि कांग्रेस जरा अपने अतीत को याद कर ले कि कैसे पंडित नेहरू ने गणतंत्र दिवस परेड में संघ के स्वयंसेवकों को बुलाया था। बीजेपी कांग्रेस को ये भी याद दिला रही है कि इंदिरा गांधी भी आरएसएस के कार्यक्रम में आ चुकी हैं। वहीं कांग्रेस का रुख वेट एंड वॉच वाला है। कांग्रेस अब इंतजार कर रही है कि प्रणब बाबू 7 जून को आरएसएस मुख्यालय में क्या कहते हैं। वर्धा में जब सम्मेलन हुआ था तो उसमें 1934 में महात्मा गांधी जी भी गए थे और उसके बाद में 1962 में जब चाइना का वॉर हुआ था, उसके बाद में रिपब्लिक डे परेड के लिए काफी लोगों ने उसमें बहुत भारी प्रॉब्लम आई, तो 3000 वॉलंटियर्स को नेहरू जी ने 1963 के रिपब्लिक डे परेड में संघ के स्वयंसेवकों को बुलाया था। और यही नहीं, इंदिरा जी भी 1977 में गई थी। अगर प्रणब मुखर्जी जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं और जब वो राष्ट्रपति बने थे तो निसंदेह किसी दल में नहीं रह गए, ये उनका अपना निर्णय है। पर इस पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होगी, अभी गए नहीं, अभी वहां कुछ बोले नहीं, वो जाएं वहां क्या बोलें, तो अगर कोई प्रतिक्रिया बनती तो हम करेंगे। प्रणब बाबू ने जब से संघ का न्योता स्वीकार किया है तब से कांग्रेस में राजनीतिक भूचाल आ गया है, लेकिन प्रणब बाबू का कद इतना बड़ा है कि कांग्रेस खुलकर हमलावर नहीं हो रही है। कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई है कि 7 तारीख को प्रणब बाबू क्या भाषण देते हैं, इस भाषण को सुनने के बाद ही कांग्रेस अपना वक्तव्य आगे रखेगी। प्रणब मुखर्जी जहां आरएसएस के कार्यक्रम में जाने वाले हैं, तो उधर रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को विश्व हिंदू परिषद ने न्योता दिया है। विश्व हिंदू परिषद और अमेरिका में काम कर रहे दूसरे हिंदूवादी संगठनों ने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन किया है। अमेरिका के शिकागो में होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रघुराम राजन को निमंत्रण दिया गया है। आयोजकों का दावा है कि रघुराम राजन ने कार्यक्रम में आने से इनकार नहीं किया है। बताया जा रहा है कि रघुराम राजन ने कहा है कि वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने की कोशिश करेंगे। विश्व हिंदू परिषद का यह कार्यक्रम हर 4 साल में एक बार होता है। इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हो सकते हैं। ये कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद के 11 सितंबर 1893 को शिकागो में दिए गए ऐतिहासिक भाषण के 125 साल पूरे होने के मौके पर 7 और 9 सितंबर को शिकागो में किया जाएगा।
2019 के घमासान को देखते हुए यूपी में कांग्रेस सेवा दल ने कमर कस ली है। आरएसएस की तर्ज पर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। सेवा दल के कार्यकर्ता गरीब, दलित और पिछड़ों के घर जाकर उन्हें कांग्रेस की नीतियां बनाकर राष्ट्रवाद की भावना जगाएंगे। यूपी कांग्रेस सेवा दल का कहना है कि आरएसएस की नकल नहीं है। उनका संगठन संघ से पुराना है और ये उनके यहाँ पहले से चला आ रहा है। संघ के तर्ज पे नहीं, संघ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। संघ मेरे बाद पैदा हुआ संगठन है और हम संघ से पहले के हैं, और जो तर्ज बनाई गई वो मेरी अपनी खुद की है, मेरी अपनी परंपराएं खुद की हैं। मध्य प्रदेश में 1 जून से शुरू होने वाले किसान आंदोलन को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस आंदोलन से पहले किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मंदसौर पहुंचे। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जल्द शुरू होने वाली मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का खास तौर पर जिक्र किया। शिवराज ने दावा किया कि इस योजना से सूबे का हर गरीब अपनी जमीन का मालिक बन सकेगा। इस दौरान शिवराज ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा, कांग्रेस ने प्रदेश में 50 साल राज किया लेकिन गरीब को एक टुकड़े जमीन का मालिक नहीं बनाया। शिवराज का मंदसौर दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 6 जून को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मंदसौर आने वाले हैं। राहुल मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर विशाल रैली करने के लिए विधानसभा चुनाव का विशाल रैली करेंगे और विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। मध्य प्रदेश में बिजली को लेकर भी सियासत गर्म है। बीजेपी उपाध्यक्ष विजय लुणावत ने एक ट्वीट पर घमासान छिड़ गया है। बिजली कटौती के आरोप लगने पर लुणावत ने ट्वीट कर कहा कि सूबे में एक दिन में 20 से 25 घंटे तक बिजली कटौती होनी चाहिए, जिसमें लोगों को 42 से 45 डिग्री के तापमान के बीच बिजली की जरूरत महसूस हो और उन्हें याद आए कि दिग्विजय के शासनकाल में 20 घंटे बिजली नहीं आती थी। उनके इस ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कहा कि शिवराज सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के बहाने तलाश रही है। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं 1993 से 2003 का माननीय दिग्विजय सिंह जी का बंटाढारी राज। न बिजली थी, न पानी था, गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढे थे ये पता नहीं चलता था। किसान सिंचाई के पानी के लिए तरसता था, पीने के पानी के लिए लोग तरसते थे। बच्चे 2-2 घंटे बिजली आया करती थी दिन में, और कई जगह तो गांवों के हाल ये थे 2-2 दिन बिजली नहीं रहती थी। बीजेपी ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जी से डरती है। उस समय अटल जी की सरकार थी, पहले ये उठाकर देखें कि कितना वो योजनाओं के अंदर पैसा देते थे। आज तो भरपूर पैसा केंद्र सरकार से मिल रहा है। इसके बाद भी 15 साल के अंदर उन्होंने कोई विकास के काम नहीं किए। सिर्फ एक ही काम किया है कि खुद का विकास हुआ, मुख्यमंत्री का और उनके मंत्रिमंडल के लोगों का और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। और अब कुछ खबरें आपकी और आपके नेताओं की सेहत से जुड़ी हुई। पूर्व सीएम और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी को गुड़गांव के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर में इलाज के दौरान सांस में दिक्कत होने के बाद उन्हें गुड़गांव एयरलिफ्ट किया गया। दिल्ली के एम्स में भर्ती केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू की सर्जरी हुई है। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में उनकी पथरी की सर्जरी हुई और अब उनकी हालत स्थिर है। दिल्ली में एम्स में भर्ती यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सीएम योगी आदित्यनाथ मिले और उनका हालचाल जाना। कार्डियो न्यूरो वार्ड में मौर्य का इलाज चल रहा है। देश के सबसे बड़ा अस्पताल एम्स का इन्फेक्शन रेट काफी बढ़ गया है। साल 2016-17 में एम्स का इन्फेक्शन रेट 6.9% हो गया, जो कि पिछले साल 5.7% था। राजधानी दिल्ली के लोगों को अगले साल से सार्वजनिक जगह पर फ्री वाईफाई की सुविधा मिल सकती है। लोक निर्माण विभाग इसके लिए अगले साल 31 मार्च तक एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली सरकार के आउटकम बजट के मुताबिक फ्री वाईफाई सुविधा मुहैया कराने के लिए इस साल सितंबर में टेंडर जारी किए जाएंगे। शहर भर में फ्री वाईफाई की सुविधा देना आम आदमी पार्टी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। 2018-19 की बजट में दिल्ली सरकार ने वाईफाई के लिए 100 करोड़ भी आवंटित किए थे। हालांकि सरकार ने परियोजना पूरी होने का समय सीमा निर्धारित नहीं की थी, लेकिन 2019 की चुनावी जंग को देखते हुए इसे लेकर केजरीवाल सरकार हरकत में आ गई है। पूर्व
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार पी चिदम्बरम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी का डर सता रहा है। इसलिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। सीबीआई ने 5 जून को चिदम्बरम को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन उससे पहले चिदम्बरम हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके बेटे कार्ति की तरह सीबीआई उन्हें गिरफ्तार न कर ले। चिदम्बरम की याचिका पर कोर्ट कल सुनवाई करेगा। इससे पहले एयरसेल मैक्सिस डील में चिदम्बरम को बड़ी राहत मिली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 जून तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। पिछले 4 वर्ष से जितने विपक्षी नेता हैं उनके खिलाफ किसी न किसी मनगढ़ंत मामले को लेकर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, जालसाजी की जा रही है। और श्री चिदम्बरम साहब को भी जो नोटिस भेजा होगा, जिसके खिलाफ उन्होंने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, वो इसी कड़ी में एक और कदम है। So this is a clear indication that he knows that the game is up. One after the other, congressmen are now going to jail. 2019 से पहले कुछ नेताओं के चेहरे पर चमक है तो कुछ के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। हवाई उड़ानों को लेकर भी बहुत कुछ चल रहा है। एक नजर उन खबरों पर भी। इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस पाने के लिए नियमों के उल्लंघन पर एयर एशिया के पूर्व सीईओ पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि लाइसेंस के लिए यूपीए सरकार के 2 मंत्रियों को रिश्वत दी गई थी। इंडिगो एयरलाइंस ने ईंधन का दाम बढ़ने के चलते फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है। 1000 किलोमीटर तक की यात्रा पर 200 और इससे ज्यादा पर 400 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत 3 जुलाई से दिल्ली कानपुर फ्लाइट सेवा की शुरुआत होने जा रही है। छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए उड़ान योजना शुरू की गई है। जल्द ही दिल्ली एयरपोर्ट पर विस्तारा एयरलाइंस का रोबोट आपका स्वागत करता दिखेगा। 5 जुलाई से राडा नाम के रोबोट को विस्तारा एयरलाइंस तैनात करने वाला है। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की नापाक साजिश की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कश्मीर घाटी में घुसपैठ के लिए नापाक प्लान बनाया है। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट में आतंकियों के लगातार मारे जाने के बाद आईएसआई ने अपनी रणनीति बदली है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक घाटी में मौजूद आतंकियों की मदद के लिए आईएसआई ने साजिश रची है। आईएसआई की कोशिश है कि जो आतंकी कश्मीर में बचे हैं उन्हें मजबूत किया जाए और इसके लिए बड़े पैमाने पर घुसपैठ कराने की प्लानिंग की गई है। सूत्रों के मुताबिक 150 से 200 आतंकी लॉन्चिंग पैड पर भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए तैयार हैं। घुसपैठ को अंजाम देने के लिए आईएसआई ने पीओके के मुजफ्फराबाद में स्पेशल कंट्रोल रूम भी बनाया है। इस कंट्रोल रूम में ब्रिगेडियर रैंक के 2 अधिकारियों को भेजा गया है। इन अधिकारियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ की योजना बनाने के लिए खास तौर पर तैनात किया गया है। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इन आतंकियों को सेना और अर्धसैनिक बलों के कैंप के साथ साथ उनके काफिले पर हमला करने के निर्देश दिए हैं। वहीं ये आतंकी अमेरिकन और चाइनीज हथियारों के साथ लैस हैं। ऐसे में सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क और सचेत रहने को कहा गया है। अभी कई और बड़ी खबरें बाकी हैं। यूपी में अब किस विधायक पर लगा रेप का आरोप? यूपी पुलिस के एएसपी की सुसाइड पर सस्पेंस क्यों? जमानत पर छूटते ही गैंगस्टर ने क्यों दागी गोलियां? ये सब दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अन्य खबरें। भारत पाकिस्तान में डीजीएमओ लेवल पर कल हुई बातचीत के बाद सीमा पर शांति है। वार्ता में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन न करने का वादा किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों की खास ट्रेनिंग पीओके में हो रही है। घुसपैठ कराने के लिए इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू में कई जगह सिख कट्टरपंथियों के पोस्टर लगे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी को लेकर ये पोस्टर जगह जगह लगाए गए हैं और इनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यूपी में बीजेपी के एक और विधायक पर रेप का आरोप लगा है। बदायूं की बिसौली सीट से विधायक कुशाग्र सागर पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बीजेपी विधायक के खिलाफ बरेली के बारादरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। योगेंद्र सागर के बेटे ने मुझे 2 साल अपने साथ रखा। उसके बाद उसने बोला कि मतलब मुझसे शादी कर लूंगा, मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये है वो। उसके बाद मेरे साथ रिलेशन बनाए, उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया।
विधायक कुशाग्र सागर बरेली में थाना बारादरी इलाके के ग्रीन पार्क इलाके में रहते हैं। पीड़ित की मां उनके घर पर काम करती है। वो अक्सर अपनी मां के साथ विधायक के घर आती जाती थी। आरोप है कि इसी दौरान वो विधायक के संपर्क में आई। विधायक ने उसे शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और अब 2 साल बाद वो अपने वादे से मुकर गया है। बताया जा रहा है कि विधायक कुशाग्र सागर की 17 जून को किसी और युवती से शादी है। पीड़ित युवती ने चेतावनी दी है कि अगर विधायक की शादी कहीं और हुई तो वो आत्महत्या कर लेगी। अब वो कह रहा मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो नेता बन गया, विधायक बन गया, तो इसलिए वो किसी और से शादी कर रहा है 17 तारीख को जुलाई। मैं जान दे दूंगी अपनी। अब मैं क्या करूं, मेरे से कोई और तो शादी करेगा नहीं। पीड़ित के मुताबिक उसने पहले भी आवाज उठाई थी, लेकिन विधायक के पिता ने ये कहकर चुप करा दिया कि वो अभी नाबालिग है। बालिग होने पर विधायक से उसकी शादी करा दी जाएगी, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर गए हैं। बरेली की एसएसपी ने युवती की शिकायत पर इस मामले की जांच महिला सीओ नीति द्विवेदी को सौंपी है। एक महिला द्वारा आरोप लगाए गए हैं एक व्यक्ति पर कि उसको मतलब झांसा दिया गया और फिर उससे शादी करने से इनकार किया गया है। गंभीरता को देखते हुए तत्काल CO3 जो यहाँ पर है महिला अधिकारी हैं, उनको मौके पर भेज दिया गया है और जैसा भी आगे की कार्रवाई होगी आपको बता दिया जाएगा। और अब बात रेप के आरोपी एक और विधायक की। उन्नाव गैंगरेप के आरोपी और बांगर मऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रेप केस की जांच कर रही सीबीआई ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीसरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। हालांकि हाईकोर्ट ने सीबीआई से एक और स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। सुनवाई के दौरान आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने निष्पक्ष विवेचना की मांग की और कहा कि विधायक को भी कोर्ट के सामने अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाए। विधायक की तरफ से कहा गया है कि पीड़ित लड़की के पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत में वो शामिल नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने विधायक को झटका देते हुए इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अब इसी केस की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होने वाली है। और आइए फटाफट देखते हैं कुछ और खबरें। राजधानी दिल्ली में लव जिहाद मामले में जान गंवाने वाले अंकित के परिजन भाईचारे का पैगाम देने के लिए रघुवीर नगर में उसी जगह इफ्तार पार्टी देने की तैयारी में है जहां पर अंकित की हत्या हुई थी। अंकित के बहाने समाज में भाईचारा बढ़े, इसके लिए अंकित के नाम पर एक ट्रस्ट बनाने की तैयारी भी है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक रबर फैक्ट्री में लगी आग पर 15 घंटे बाद काबू पा लिया गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ा। आग के चलते इलाके के लोगों को पूरी रात घरों के बाहर खुले में रहना पड़ा। दिल्ली में मेट्रो के किसी भी स्टेशन पर आने जाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मजंटा लाइन के शंकर विहार स्टेशन से बाहर जाने वालों को अपना आई कार्ड दिखाना होगा। जिनके पास इस एरिया में रहने या यहाँ काम करने वाले किसी संस्थान का ID कार्ड होगा, उन्हें ही बाहर जाने दिया जाएगा। बाकी लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित अंबेडकर नगर अस्पताल में पहली बार दाईं ओर दिल वाले की सफल सर्जरी की गई है। ये शख्स ओडिशा के नुआपाड़ा का रहने वाला है, जिसका दिल दाईं ओर है। शहर में दिल का विपरीत दिशा में होना दुर्लभ होता है और इसकी सर्जरी बेहद मुश्किल होती है। देश में अब तक मात्र 23 ऐसी सर्जरी हुई है। गुजरात के वापी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर बालकनी में खेल रही एक मासूम अचानक नीचे जा गिरी। हालांकि वो बालकनी के नीचे लगे पौधों पर गिरी, जिससे उसकी जान बच गई। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक भालू SDM के ऑफिस में घुस गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने इस भालू पर काबू पाया। लखनऊ में खुदकुशी करने वाले यूपी ATS के ASP राजेश साहनी का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उनकी मौत सवालों से घिर गई है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि बेहद शांत और सुलझे दिल वाले राजेश साहनी ने आत्महत्या क्यों की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजेश साहनी ने एकाएक अपनी सर्विस रिवॉल्वर मंगाकर खुद को अपने दफ्तर के भीतर ही गोली मार दी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर छुट्टी पर होने के बावजूद राजेश साहनी दफ्तर क्यों आए थे। घर से शांत तरीके से आए राजेश साहनी ने अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने ड्राइवर से सर्विस रिवॉल्वर मंगाकर खुद को गोली मार ली। राजेश साहनी का कोई ऑफिशियल प्रॉब्लम थी या वो घरेलू उलझन से जूझ रहे थे। बताया जा रहा है कि राजेश साहनी की बेटी का हाल ही में मुंबई के मशहूर टाटा इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ था। इसको लेकर वो बेहद खुश थे और 31 मई को मुंबई जाने वाले थे। ऐसे में कई बातें हैं जो उनकी मौत को संदिग्ध बना रही है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ATS के दफ्तर में बगल के कमरे में राजेश साहनी की गोली मारने के बावजूद किसी को उसकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दी।
राजेश साहनी के गोली मारने के बारे में पता चलते ही एटीएस के साथी उन्हें फौरन अस्पताल लेकर क्यों नहीं गए? गोली लगने के बाद जांच के लिए प्राइवेट अस्पताल से डॉक्टर क्यों बुलाया गया, जबकि लोहिया अस्पताल पास में ही है? राजेश साहनी की डेड बॉडी 4 घंटे एटीएस के दफ्तर में क्यों पड़ी रही? जिस ड्राइवर ने साहनी को रिवॉल्वर लाकर दी, उसे आखिर अधिकारी सामने आने से क्यों रोक रहे हैं? राजेश साहनी की मौत को उन मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है जिनकी जांच वो कर रहे थे। कहा जा रहा है कि कुछ मामलों को लेकर वो बेहद तनाव में चल रहे थे। किसी बात पर परिवार से बहस की बात भी कही जा रही है। फिलहाल डीजीपी ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। दुनिया के बाकी देशों में भी खबरों के कई रंग है। एक नजर उन खबरों पर। ब्राजील में डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए हैं। इससे जरूरी चीजों की किल्लत खड़ी हो गई है। आलम यह है कि सरकार को सेना की देखरेख में पेट्रोल, दवाई और जरूरी चीजों की सप्लाई करनी पड़ रही है। इजराइल की एक कंपनी ने ऐसा ड्रोन बनाया है जो घायल सैनिकों को अस्पताल ले जा सकता है। ये ड्रोन सीमा पर घुसपैठियों को पता लगाकर कंट्रोल रूम को जानकारी भेज सकता है। इससे जरूरत पड़ने पर सामानों की सप्लाई भी हो सकती है। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक म्यूजियम है जहां विमानों के शुरुआती दौर से लेकर वर्तमान यात्री और लड़ाकू विमानों से जुड़ी कई ऐतिहासिक जानकारियां मौजूद हैं। 1946 में बनाए म्यूजियम विमान डिजाइनरों और इंजीनियरों के लिए खास मायने रखता है। हर साल यहां 80 लाख से ज्यादा लोग घूमने आते हैं। रूस में एक बुजुर्ग महिला के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। एक म्यूजिक कंसर्ट स्थल के बाहर ब्रिटिश पॉप बैंड यूरिथमिक्स के एल्बम स्वीट ड्रीम्स के एक गाने पर महिला ने ऐसा डांस किया कि लोग बस देखते रह गए। यूपी की योगी सरकार भले ही लाख दावा करे कि सूबे की कानून व्यवस्था पटरी पर आ गई है, लेकिन इलाहाबाद से ऐसा वीडियो सामने आया है जो इस दावे की कली खोलकर रख देता है। संगम नगरी इलाहाबाद में अभिषेक सिंह नाम के पूर्व छात्र नेता और हिस्ट्री शीटर अभिषेक सिंह ने जमानत पर छूटने के बाद अपने साथियों संग न सिर्फ जुलूस निकाला बल्कि गाड़ियों की छत पर बैठकर खुलेआम फायरिंग भी की। इस बेखौफ छात्र नेता और उसके समर्थकों की करतूत देखकर रास्ते से गुजर रहे लोग दहशत में आ गए। अभिषेक पर इलाहाबाद में पहले से कई मामले दर्ज हैं। अब पुलिस ने खुलेआम गुंडागर्दी करने के मामले को लेकर अभिषेक पर हर्ष फायरिंग का मुकदमा दायर किया है। और अब बात इंडिया न्यूज की खबर के असर की। कल इसी बुलेटिन में हमने दिखाया था कि कैसे www.dowrycalculator.com नाम की एक वेबसाइट बताती है कि किस दूल्हे को कितना दहेज मिल सकता है। जिस देश में दहेज लेना और देना गैरकानूनी है, वहां दहेज को महिमामंडित करने वाली इस साइट को लेकर हमने खबर दिखाई तो केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने इस वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा है। साथ ही दहेज कानून के तहत साइट पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। यह वेबसाइट उम्र, जाति, प्रोफेशन, सैलरी, रंग, हाइट का आंकड़ा दर्ज करके बताती है कि किसी को कितना दहेज मिल सकता है। इसकी शिकायत कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने PMO और महिला बाल विकास मंत्रालय से ट्वीट के जरिए की थी। सियासत की सरगर्मी चाहे जितनी भी हो, सिनेमा का दुनिया अपने रंग ढंग और अपनी रफ्तार से चलती है। इसलिए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं ग्लैमर की दुनिया की हलचलों के साथ। फिल्म वीरे दी वेटिंग की पूरी स्टार कास्ट जोर शोर से प्रमोशन में जुटी है। इसी कड़ी में करीना कपूर, सोनम, स्वरा भास्कर और शिखा तलसानिया ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिल्म को लेकर बातचीत की। फिल्म 1 जून को रिलीज होने वाली है।